मई 2025 में पाकिस्तान के हाथों भारत के साथ जो हुआ, उसके बाद जो भारत के बहुत से जो डिफेंस एनालिस्ट हैं और उनके जो तज्जिया निगार हैं, वो बड़े ही परेशान हैं कि एक तरफ तो हमें मार पड़ी मई 2025 में, और दूसरी तरफ हमारा जो वज़ीर दफ़ा है वो इस किस्म के बयानात देता है जिससे कि दोबारा जंग का ख़तरा पैदा हो सकता है। अब ये जो प्रवीण सानी साहब हैं, जिन्होंने कि मई 2025 की जंग से पहले ये वार्न किया था कि अगर जंग हुई तो इंडिया को बड़ी मार पड़ेगी, अब ये दोबारा जो है दुहाई देनी शुरू कर दी है इन्होंने कि भाई पाकिस्तान में तैयारी शुरू हो गई है और अगर आपने को पंगा ले लिया तो बड़ी मार पड़ेगी। और ये जो तैयारी का वो मातम कर रहे हैं, इसमें वो जो एक 27वीं आईनी तरमीम जो है उसका भी जिक्र कर रहे हैं। किस अंदाज में ज़रा सुनें। Through a constitutional amendment, the Pakistan Army Chief, Field Marshal Asim Munir, also has become the Chief of Defense Forces, implying one single man who will decide war, the stages of war, everything with Pakistan, so the decision making will be very swift on the Pakistan side. Then the US Congress report also talks about the Chinese who are to give 40 J-35 fifth generation fighter aircraft to the Pakistan Air Force, and the Pakistanis will get anti-ballistic missile systems from China, which are the HQ-19 and the KJ-500 AEWC. They will get all these things. So the point is very simple, that the Pakistanis are determined to fight at the operational level of war with the newly raised Rocket Force Command under the Pakistan Army and the Pakistan Air Force. जी जनरल कयूम साहब, देखें, जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है ना, पाकिस्तान ने कभी भी अपनी गार्ड्स लोअर नहीं की। मैं मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में कुछ 6 साल रहा जब ये बहुत सी चीज़ें हो रही थी, तो लेकिन अभी ये जो गीदड़ भपकियाँ इंडिया की, उसकी 2-3 रीज़न्स हैं। नंबर 1 तो ये है कि उनके अंदर बहुत सी इंसर्जेंसीज़ की मूवमेंट्स हैं, वो उसको हिला रही हैं। आपको याद है ना, ईस्टर्न साइड पे रेड कॉरिडोर भी है, मोइस्ट भी हैं, मणिपुर का है, खालिस्तान वाले कितने इफ़ेक्टिव हैं, और बहुत सारा। सेकेंडली, जो मोदी की अपनी एंटी माइनॉरिटी पॉलिसीज़ हैं, उससे भी एक तबका खुश नहीं है कि आप हमें उससे हटा के तो एक हिंदू इंडिया बनाना चाहते हैं, सेकुलर इंडिया का। एंड थर्ड बड़ी रीज़न ये है, जो इनको 4 दिनों में मार पड़ी पाकिस्तान से, पंगा इन्होंने लिया, खुदकुश हमला किया और मार खाई, और खिते में नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर इनकी जो है वो परेशानी हुई। तो इसलिए हमें वेरएज़ मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया है कि दुश्मन को जब हम ज़हन में रखते हैं तो 2 चीज़ें देखते हैं, एक उसकी कैपेबिलिटी और एक उसकी इंटेंशंस। इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसकी फ़ौज तो बड़ी है, तो अब वी अंडरस्टैंड कि ये किसी जगह पे न्यूसेंस क्रिएट कर सकता है। तो ये अगर सिंध में पंगा लेगा तो उनकी सॉफ्ट अंडर बैली खालिस्तान भी है, ये वो भी हमारे बिल्कुल डोर स्टेप के ऊपर और हमारे साथ है। और इन एडिशन टू दैट, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, जो हमारी एयर पावर है और जो इंटीग्रेशन अभी हमने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस से क्रिएट कर लिया है, जो प्रैक्टिकली हम बिफोर भी कैसे कर रहे थे, तो उसकी वजह से ये जो इंटीग्रेटेड पाकिस्तान की लैंड फोर्सेस, नेवल फोर्सेस, एयर फोर्स, स्पेस की यूटिलाइजेशन और साइबर वॉर, ये जब सारे कंबाइंड होके, जब पहले भी इस तरह इफेक्ट हुआ, तो इंशाल्लाह आई टेल यू कि हमें मोहतात ज़रूर रहना है, लेकिन इंडिया का। अच्छा अरशद मलिक साहब, ये जो प्रवीण सानी साहब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो ओहदा है, इसकी जो तौजीह कर रहे हैं, जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि ये दरअसल एक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है जंग की सूरत हाल में, तो आप समझते हैं कि ये तो ओहदा इंडिया में भी है, तो उनको इसका फ़ायदा क्यों नहीं हुआ और हमें कैसे होगा? मेरी ज़ाती राय में और बड़ी मोहतात राय में, चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जब तक खद्दे खाल सामने नहीं आते, हम इस तरह से कमेंट नहीं कर सकते। मेरे ख़्याल में जो पाकिस्तान एयर फोर्स की अपनी एक स्ट्रेंथ है, वो हमेशा से यही रही है कि फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी एंड ईज़ ऑफ ऑपरेशन एंड क्विक डिसीजन मेकिंग। मेरे ख़्याल में जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे थे कि तैयारी क्या है, तो हमारी जो मालूमात हैं उसमें इस पर काफ़ी एनालिसिस हुआ, और उसमें आपने देखा कि जो चीफ ऑफ एयर फोर्स थे वो पहले अमेरिका गए, फिर चाइना गए। जो गैप्स हैं जो कि जंग के बाद वो बड़ा ज़रूरी समझना, उसमें हमने 2-3 बातों पे जोर दिया। एक तो हमारे F-16 उस तरह यूटिलाइज नहीं हुए बिकॉज ऑफ लिमिटेशन,
کیونکہ J-10 کی جو اسٹرینتھ تھی وہ ماشاءاللہ بہت آگے تھی. پھر جو JF-17 کی یوٹیلائزیشن تھی سرفیس اٹیکس سرفیس ٹارگیٹس کے لیے الحمدللہ وہ دوسرا جو گیپ نظر آ رہا تھا، ایک تو یہ F-16 کی اسٹرینتھ میرے خیال میں اس پہ ضرور پیش رفت ہوئی. دوسرا جو گیپ آپ نے ضرور دیکھا ہوگا اور جو کہ حقیقت بھی ہے کہ انہوں نے براموس کو بہت زیادہ پیش کیا. اس کے مقابلے میں جو ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم تھا جس کا نام آپ ماشاءاللہ سب کو پتہ ہے، اس سے امپروو ورژن کی طرف ہم گئے. تیسرا جو فیکٹر جس میں ہم نے ماشاءاللہ ایک اسپیشلائز ہم نے کیا تھا وہ تھا سائبر اور نیٹ ورکنگ والا. لیکن اب جو اگلا ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے ڈرونز ٹیکنالوجی کا. اور ڈرونز ٹیکنالوجی کو جس میں ہم فوقیت لینے جا رہے ہیں انشاءاللہ وہ ہوگا انڈیجنائزیشن کا. تو جو آپ تیاری کی طرف کہہ رہے ہیں جس کا میں نے اشارہ کیا کہ اگر یہ ساؤتھ کی طرف مس ایڈونچر آئے اور ہمیں ساؤتھ میں اگر ان کو موقع نہیں ملا تو ہمیں تو بالکل موقع نہیں ملا. تو یہ وہ تیاری ہے جس سے انشاءاللہ اللہ کی مدد سے ہم ان کو کاؤنٹر کرنے میں. تو اگلا محاذ اگر انہوں نے پہل کی تو ان کو ساؤتھ میں بہت مار پڑے گی. سر آپ دیکھیں کہ ان کا ولنریبلٹی کتنی زیادہ ہے. اگر آپ ان کا جو ٹریڈ والا ایریا دیکھیں وہ 200 کلومیٹر کا بہت بڑی ولنریبلٹی ہے. آپ کی تو اتنی ولنریبلٹی بنتی نہیں. دوسرا جو اب ہم نے ویپن لگایا ہے JF-17 کے اوپر جو ان کو ضرور پتہ ہوگا، اگر یہ پچھلی دفعہ PL-15 کی طرح اس کی رینج مس کیلکولیٹ نہ کر گئے تو اس کی رینج الحمدللہ اتنی ہے کہ وکرانت کو ان کو مزید پیچھے لے کے جانا پڑے گا. وکرانت جو ان کا فلیٹ ہے، کیریئر ہے، ایئر کرافٹ کیریئر.